अभिवादन। आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक कानूनी दस्तावेज की। ये हमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे की गहराई में ले जाता है। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला, रिट याचिका संख्या 3965 साल 2023 का। मामला है चंदन कुमार बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य का। इसमें एक कर्मचारी के बेटे ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मतलब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की गुहार लगाई थी, जिसे बैंक ने नामंजूर कर दिया था। तो आज हम खोलेंगे इस पूरे मामले की पड़तें। क्या हुआ था, दोनों तरफ से क्या तर्क दिए गए और अदालत ने आखिरकार क्या रास्ता निकाला। ये दस्तावेज हमें दिखाता है कि सरकारी बैंकों में ऐसी नौकरियों से जुड़ी नीतियां कितनी पेचीदा हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है। ये मामला एक तरह से आईना दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर के दिशा निर्देश और एक बड़े बैंक की अपनी अंदरूनी नीतियां वो आपस में टकरा सकती हैं, या फिर कैसे उनमें तालमेल बिठाया जाता है। और ये भी कि अदालतें कैसे इन नियमों की व्याख्या करती हैं, खासकर जब एक परिवार मुश्किल में होता है। चलिए इस दस्तावेज के जो जरूरी हिस्से हैं उनको समझते हैं। कहानी क्या है और कानूनी दांवपेच क्या है, दोनों को। तो कहानी की शुरुआत होती है चंदन कुमार के पिता स्वर्गीय गोपाल चंद्र से। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जिसे हम कहते हैं, प्रयागराज की NRI शाखा में थे। स्वीपर के पद पर एक स्थायी कर्मचारी थे और 17 अक्टूबर 2016 को मतलब नौकरी के दौरान ही उनका निधन हो गया। उनके पीछे परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी, 4 बेटियां और एक बेटा हैं। बेटा यानी ये याचिकाकर्ता चंदन कुमार। दस्तावेज में ये भी जिक्र है कि परिवार अनुसूचित जाति हेला से है। इन मतलब बुनियादी तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। हाँ, इन पर कोई असहमति नहीं है। विवाद की जड़ तब पड़ी जब पिता की मृत्यु के बाद चंदन कुमार की मां ने बैंक में अपने बेटे की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। शुरू में शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों का हवाला दिया हो, लेकिन जैसा हम देखेंगे मामला आखिरकार SBI की अपनी योजनाओं पर ही आकर टिक गया। हाँ, और बैंक का जो शुरुआती जवाब था वो काफी चौंकाने वाला था। फरवरी और मार्च 2017 में बैंक के जो स्थानीय अधिकारी थे, ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर, उन्होंने परिवार को बताया कि उनके यहाँ अनुकंपा नियुक्ति की कोई योजना ही लागू नहीं है। हाँ? कहा गया कि इसकी जगह पर मौत होने पर एक मुश्त अनुग्रह राशि मतलब एक्स ग्राशिया लमसम देने की स्कीम है। ये तो अपने आप में अजीब था, है ना? हाँ। क्या एक राष्ट्रीय बैंक में ऐसी नियुक्ति की कोई व्यवस्था ही नहीं थी? ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ था। देखिए, एक तरफ परिवार नौकरी की उम्मीद कर रहा था और दूसरी तरफ बैंक के स्थानीय अधिकारी ऐसी किसी योजना के होने से ही इनकार कर रहे थे। हो सकता है मतलब उन्हें उस वक्त बैंक की सभी केंद्रीय नीतियों की पूरी जानकारी न रही हो, या फिर नीतियों को समझने में कोई भ्रम रहा हो। यहीं से कह सकते हैं टकराव की भूमिका बनी। इसके बाद परिवार चुप नहीं बैठा। जाहिर है चंदन कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, एक याचिका दायर की जिसे कानूनी भाषा में रिट याचिका या रिट पिटीशन कहते हैं। ये सीधे हाई कोर्ट से किसी सरकारी या सार्वजनिक संस्था के फैसले पर सवाल उठाने का एक जरिया होता है। तो उस पहली याचिका पर कोर्ट ने 25 मई 2022 को एक आदेश दिया। कहा कि बैंक चंदन कुमार के आवेदन पर कानून के मुताबिक मतलब ठीक से विचार करें और 3 महीने में फैसला सुनाएं। ये एक तरह से कोर्ट का निर्देश था कि मामले को दोबारा देखा जाए संजीदगी से। बिल्कुल, कोर्ट ने बैंक को एक मौका दिया कि वो अपनी प्रक्रिया ठीक करे अगर कोई गलती हुई है तो। लेकिन इस आदेश के बाद भी बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर BNO प्रशासनिक कार्यालय प्रयागराज ने फिर से आवेदन को खारिज कर दिया। दस्तावेज में इस आदेश की तारीख तो नहीं लिखी है, शून्य बताई गई है, पर इसे मौजूदा याचिका में सबूत के तौर पर लगाया गया है, अनुलग्नक संख्या 10 के रूप में। तो इसी दूसरे खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ चंदन कुमार ने ये वर्तमान रिट याचिका 3965 ऑफ 2023 दायर की है, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो अब मामला बैंक के अंतिम और कह सकते हैं तर्क सहित दिए गए निर्णय पर आ गया था। हाँ, अब आते हैं याचिकाकर्ता यानी चंदन कुमार की मुख्य दलील पर। उनके वकील श्री कन्हैया लाल, उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 5 अगस्त 2014 से एक योजना लागू की है। नाम है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुकंपा नियुक्ति योजना। ये योजना वित्त मंत्रालय के एक पत्र के जरिए मंजूर हुई थी 7 अगस्त 2014 को।
उनका जोर इस बात पर था कि ये योजना देश के सभी सरकारी बैंकों पर लागू होती है, जिसमें एसबीआई भी शामिल है, और इसलिए इस योजना के तहत चंदन कुमार को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। ये उनका मुख्य पॉइंट था। और यहीं पर बैंक का पक्ष समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर मामले का पूरा रुख बदल जाता है। बैंक के वकील थे श्री सतीश चतुर्वेदी। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार की वो 7 अगस्त 2014 वाली योजना असल में थी क्या। बैंक का कहना था कि ये कोई सीधा आदेश नहीं था जो सभी बैंकों पर अपने आप लागू हो गया, नहीं, बल्कि ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA), जो बैंकों का एक संघ है, उसके प्रस्ताव पर सरकार की सहमति थी। इसे एक तरह का मॉडल या सुझाव समझना चाहिए, गाइडलाइन जैसी। अच्छा, सिर्फ एक मॉडल? हाँ, बैंक का तर्क था कि इस मॉडल योजना को अपनाने के लिए हर बैंक को इसे अपने निदेशक मंडल, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बैंक की सर्वोच्च समिति होती है, उसके सामने रखना था। बोर्ड इसे या तो हूबहू अपना सकता था या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव करके लागू कर सकता था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यही दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने इस मॉडल को अपनाया जरूर, लेकिन उसमें अहम संशोधन किए। क्या संशोधन किए एसबीआई ने? 14 से प्रभावी माना जिस तारीख से सरकारी मॉडल योजना लागू होनी थी। ये 2 योजनाएं थी। पहली, एसबीआई स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब अनुकंपा नियुक्ति दी तो जाएगी, लेकिन सिर्फ गिने चुने बेहद असाधारण मामलों में, सबके लिए नहीं। अच्छा, सिर्फ असाधारण मामलों में। और दूसरी थी एसबीआई स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया लमसम अमाउंट इन ल्यू ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। इसका मतलब था कि बाकी सभी योग्य मामलों में नौकरी के बदले एकमुश्त, यानी एक बार में अच्छी खासी रकम दी जाएगी, एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो बैंक का स्टैंड बिल्कुल साफ था कि हमारे यहाँ नियम तो है एक मुश्त रकम देने का। हाँ, वो डिफॉल्ट ऑप्शन है। और नौकरी देना एक अपवाद है, वो भी सिर्फ तब जब मामला उनकी परिभाषा के मुताबिक असाधारण हो। बिल्कुल। और उनका कहना था कि चंदन कुमार के पिता की मृत्यु उन असाधारण परिस्थितियों में नहीं आती, और ये कोई मनमाना फैसला नहीं, बल्कि उनके बोर्ड द्वारा मंजूर की गई लिखित नीति थी। सही बात है। ये एक बड़ा अंतर था याचिकाकर्ता सरकारी मॉडल की बात कर रहा था और बैंक अपनी विशिष्ट मंजूरशुदा नीति की। और दस्तावेज ये भी बताता है कि एसबीआई इस नीति पर कैसे पहुंचा, मतलब इसका एक बैकग्राउंड है जो उनके तर्क को और वजन देता है। शुरू में सरकार का वो जो 7 अगस्त 2014 का पत्र था, वो वाकई ये कहता था कि बैंक सरकारी कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति दें और पैसे देने वाली स्कीम बंद कर दें। लगता है सरकार तब एकरूपता चाह रही थी। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन एसबीआई ने सरकार से दोबारा संपर्क साधा। उन्होंने दलील दी कि भाई हमें अपनी मौजूदा दोहरी व्यवस्था जारी रखने की जरूरत है, यानी कुछ मामलों में नियुक्ति और बाकियों में पैसा। शायद उन्हें लगा कि एक बड़े बैंक की जरूरतें अलग होती हैं या उनकी पुरानी व्यवस्था ज्यादा व्यवहारिक थी उनके लिए। अच्छा, तो एसबीआई ने सरकार से इस पर बात की। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने एसबीआई की बात एक तरह से मान ली। 5 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्रालय ने एक और ज्ञापन, एक मेमो जारी किया। इसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकारी बैंक दोनों विकल्प रख सकते हैं, यानी वे चाहें तो नियुक्ति दें या फिर अनुग्रह राशि, बशर्ते परिवार की आर्थिक स्थिति वगैरह जैसी दूसरी शर्तें पूरी होती हों। तो इसने एसबीआई को अपनी पसंद की नीति जारी रखने की हरी झंडी दे दी। तो सरकार ने उन्हें छूट दे दी। जी। इसके तुरंत बाद 10 दिसंबर 2014 को एसबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफिसर ने बैंक की केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति के सामने एक प्रस्ताव रखा। इसमें सिफारिश की गई कि मौजूदा दोनों योजनाओं, मतलब असाधारण नियुक्ति और अनुग्रह राशि वाली, इनको थोड़े संशोधनों के साथ जारी रखा जाए। और 23 दिसंबर 2014 को कार्यकारी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो आप देख सकते हैं, एसबीआई की नीति हवा में नहीं बनी थी, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया के तहत सरकार की संशोधित सहमति के बाद उनके अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी। ये एक अहम पॉइंट था केस में। बिल्कुल। चलिए, अब उस अहम सवाल पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। एसबीआई के मुताबिक ये असाधारण परिस्थितियां थी क्या? किन हालातों में वो नौकरी देने पर विचार करते? बैंक ने इसे बिल्कुल स्पष्ट रखा था। जैसा आपने कहा, कोई गोलमोल बात नहीं। दस्तावेज के अनुसार सिर्फ 2 ही स्थितियां थीं। पहली, अगर कर्मचारी की मौत ड्यूटी करते समय किसी हिंसक घटना में हुई हो, जैसे आतंकवाद, डकैती या लूटपाट, मतलब काम के दौरान जान का जोखिम वाली बात। हाँ,
एक्सट्रीम सिचुएशन। और दूसरी स्थिति? दूसरी थी अगर कर्मचारी की मौत नौकरी शुरू करने के 5 साल के अंदर हो जाए या फिर 30 साल की उम्र पूरी करने से पहले, इनमें से जो भी बाद में हो। और शर्त यह भी कि उनके पीछे उनकी पत्नी, औरत या नाबालिग बच्चे हों। हाँ। ये शायद युवा कर्मचारियों के परिवारों को एक विशेष सुरक्षा कवच देने के लिए था। तो ये 2 ही शर्तें थीं। जी हाँ, बस यही 2। और यहीं पर चंदन कुमार का मामला अटक गया। उनके पिता स्वर्गीय गोपाल चंद्रा की मृत्यु सेवा काल में हुई, जो बेशक दुखद था, लेकिन उनकी मृत्यु इन 2 विशिष्ट असाधारण परिस्थितियों में से किसी में भी नहीं आती थी। उनकी मृत्यु सामान्य कारणों से हुई थी, इसलिए एसबीआई की अपनी नीति के अनुसार उनका परिवार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं बनता था। हाँ, वो अनुग्रह राशि के लिए शायद पात्र हों, पर नियुक्ति के लिए नहीं। तो अब देखते हैं कि अदालत ने, माननीय न्यायाधीश जे मुनीर ने इन सभी तथ्यों, दलीलों और नीतियों के जंजाल को कैसे सुलझाया। सबसे पहले अदालत ने क्या स्थापित किया? उन्होंने नोट किया कि श्री गोपाल चंद्र की मृत्यु यानी 17 अक्टूबर 2016 वो एसबीआई की संशोधित योजनाओं के लागू होने यानी 5 अगस्त 2014 के बाद हुई थी। ये तारीख बहुत अहम है ना? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है और कैनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार 2015 वाले मामले में भी दोहराया था कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा हमेशा उस योजना के तहत तय किया जाता है जो कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू थी। बाद में आई योजनाएं या पहले की योजनाएं वो अप्रासंगिक हो जाती हैं। जो नियम मृत्यु के दिन था वही चलेगा। अच्छा, याचिकाकर्ता ने भी तो कैनरा बैंक वाले मामले का जिक्र किया था, शायद ये सोचकर कि ये उनके पक्ष में जाएगा। हाँ, किया था, लेकिन अदालत ने बताया कि वो मामला तो असल में याचिकाकर्ता के खिलाफ जा रहा था। महेश कुमार केस में मृत्यु 1998 में हुई थी, जब नियुक्ति की योजना थी, पर बैंक बाद में आई 2005 की पैसे वाली योजना लागू करना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मृत्यु के समय वाली यानी 1993 की योजना ही लागू होगी। तो यही सिद्धांत जब चंदन कुमार के मामले पर लगाया तो मतलब ये हुआ कि 2016 में लागू एसबीआई की संशोधित योजना ही देखनी होगी, और वो योजना तो सिर्फ असाधारण मामलों में नियुक्ति देती थी। समझ गए। तो वो नजीर असल में बैंक के हक में जा रहे थे। हाँ, अदालत ने बैंक की इस बात से भी पूरी तरह सहमति जताई कि भारत सरकार की वो जो 7 अगस्त 2014 की योजना थी, वो महज एक मॉडल या प्रस्ताव थी। वो बैंकों पर बाध्यकारी नहीं थी, जब तक कि उनके अपने बोर्ड उसे मंजूरी ना दे दें। एसबीआई ने ऐसे संशोधनों के साथ अपनाया था, और इसलिए एसबीआई के कर्मचारियों और उनके परिवारों पर यही संशोधित योजना लागू होगी, न कि मूल सरकारी मॉडल। ये बिल्कुल साफ था। तो निष्कर्ष क्या निकला अदालत का? निष्कर्ष ये निकला कि चूंकि चंदन कुमार का मामला एसबीआई द्वारा परिभाषित असाधारण परिस्थितियों के दायरे में नहीं आता था, इसलिए बैंक का उनकी नियुक्ति का दावा खारिज करना बिल्कुल सही था। ये बैंक की अपनी अनुमोदित और लागू नीति के अनुसार था। इसमें अदालत को कोई मनमानी या गैर कानूनी बात नजर नहीं आई। याचिकाकर्ता ने एक और मामले का हवाला दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक पुराना फैसला, श्रीमती नीलम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020। उस केस में तो जज ने कहा था कि 2014 की सरकारी योजना के आधार पर विचार किया जाए। इस पर जस्टिस मुनीर ने क्या कहा? हाँ, ये एक और पॉइंट था। जस्टिस मुनीर ने बड़ी बारीकी से उस फैसले को देखा। उन्होंने कहा कि नीलम सिंह मामले की रिपोर्ट पढ़ने से ये साफ नहीं होता कि उस जज के सामने ये अहम तथ्य रखा गया था या नहीं कि 2014 की सरकारी योजना सिर्फ एक मॉडल थी और एसबीआई ने उसे अपने बोर्ड से मंजूर करा के बदल दिया था। ऐसा लगता है कि वो जानकारी शायद उस अदालत को दी ही नहीं गई थी या उस पर बहस ही नहीं हुई। इसलिए जस्टिस मुनीर ने माना कि नीलम सिंह का फैसला उस खास नुक्ते पर सब साइलेंशियो है। सब साइलेंशियो, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये एक लैटिन कानूनी शब्द है। सब साइलेंशियो का मतलब होता है चुप्पी में या बिना चर्चा के। जब कोई फैसला किसी विशेष कानूनी बिंदु पर बिना उचित बहस या विचार विमर्श के दे दिया गया हो, क्योंकि वो बिंदु अदालत के सामने सही ढंग से पेश ही नहीं किया गया था, तो उसे उस बिंदु पर सब साइलेंशियो माना जाता है। ऐसे फैसले को उस बिंदु पर एक मजबूत नजीर यानी प्रेसिडेंट, भविष्य के मामलों के लिए मार्गदर्शक उदाहरण नहीं माना जाता। अच्छा, मतलब उस फैसले की इस मामले में खास अहमियत नहीं थी। हाँ, अदालत ने यही कहा कि नीलम सिंह वाला फैसला इस मामले में मदद नहीं कर सकता। इसके बजाय अदालत ने अपने ही कोर्ट के एक और ज्यादा प्रासंगिक फैसले का जिक्र किया, सजल खन्ना बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2021 का। उसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल ने साफ कहा था कि अदालत का काम सिर्फ ये देखना है कि आवेदन के वक्त कौन सी नीति लागू थी,
नियोक्ता यानी बैंक को उसकी नीति के खिलाफ जाकर नौकरी देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये फैसला तो सीधे सीधे एसबीआई के पक्ष का समर्थन करता था। बिल्कुल। तो इन सभी तर्कों को मिलाकर मतलब एसबीआई की स्पष्ट बोर्ड अनुमोदित नीति का होना, याचिकाकर्ता के मामले का उस नीति की असाधारण परिस्थितियों में ना आना और प्रासंगिक अदालती नज़ीरों का विश्लेषण, इन सब के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि बैंक द्वारा चंदन कुमार की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी को खारिज करने के फैसले में कोई कानूनी हल्ती नहीं है। और आखिरी नतीजा क्या रहा? फाइनल वर्डिक्ट। अंतिम नतीजा ये रहा कि 24 जुलाई 2023 को अदालत ने चंदन कुमार की रेट याचिका खारिज कर दी। साफ शब्दों में उन्हें एसबीआई में अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अदालत ने किसी भी पक्ष पर कोई हर्जाना यानी कॉस्ट्स नहीं लगाया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, इस पूरे फैसले में अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये याचिका सिर्फ और सिर्फ नौकरी की मांग के लिए थी, अनुग्रह राशि के लिए नहीं। ये बिल्कुल संभव है कि चंदन कुमार का परिवार एसबीआई की दूसरी योजना के तहत वो एकमुश्त रकम पाने का हकदार हो, लेकिन उस रकम को पाने के लिए उन्हें शायद अलग से आवेदन करना होगा, या अगर कर दिया है तो उस पर बैंक अलग से विचार करेगा। वो इस मुकदमे का विषय ही नहीं था। समझ गई। तो ये थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी एक कानूनी गुत्थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने सुलझाया। ये मामला साफ दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय नीति जमीन पर उतरते उतरते एक बड़े संगठन की अपनी जरूरतों, प्रक्रियाओं और शायद संगठनात्मक सोच के हिसाब से ढल सकती है, और अदालतों को फैसला करते वक्त इन सब बारीकियों में जाना पड़ता है। हाँ, और यहां से एक मुख्य सबक ये निकलता है कि अनुकंपा नियुक्ति सुनने में भले ही मानवीय और भावनात्मक लगे, पर कानूनी नजरिए से ये कोई गारंटीड अधिकार नहीं है, ये कोई हक नहीं है। ये पूरी तरह बैंक या नियोक्ता की उस वक्त की अपनी बोर्ड द्वारा मंजूर की गई नीति पर निर्भर करती है। सरकार का मॉडल महज एक सुझाव हो सकता है, अंतिम आदेश नहीं, जैसा इस केस में हुआ। ये मामला इसी सिद्धांत को पुष्ट करता है। पर ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? जब एसबीआई जैसी संस्थाएं नियुक्ति को सिर्फ असाधारण परिस्थितियों जैसे हिंसा या बहुत कम उम्र में मृत्यु तक सीमित कर देती हैं, तो क्या ये अनुकंपा सहायता के मूल विचार के साथ न्याय कर पाता है? वो विचार जो अचानक आई विपत्ति में परिवार को सहारा देने का था। क्या ये परिभाषाएं जरूरत से ज्यादा संकीर्ण नहीं है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर अलग अलग राय हो सकती हैं। बिल्कुल। क्या ऐसी नीतियां उन अनगिनत परिवारों को व्यवस्था से बाहर कर देती हैं जिनकी जरूरतें भी वास्तविक हैं, भले ही मृत्यु का कारण नीति की परिभाषा में असाधारण ना हो? और दूसरा सवाल ये कि क्या एकमुश्त मिलने वाली रकम हमेशा नौकरी का सही विकल्प होती है, खासकर जब परिवार को लंबे समय तक सहारे की जरूरत हो? शायद इन नीतियों का डिजाइन और समाज पर उनके असर का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर और गहराई से विचार किया जा सकता है, शायद अलग अलग संस्थानों की नीतियों की तुलना करके। आज इस जटिल कानूनी मामले और उससे जुड़े नीतिगत सवालों पर इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।